आई एम श्योर you've heard the news। 2008 में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप बिल्कुल बदल गया। ये वो समय था जिसने इकोनॉमिक हिस्ट्री का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। दुनिया हैरानी से देख रही थी जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एक एक करके ढहने लगे। ये इंस्टीट्यूशंस अपनी ही लालच और सिस्टम की कमजोरियों का शिकार हो गए थे जो सालों से चली आ रही थी। लेमन ब्रदर्स, जो कि वॉल स्ट्रीट का एक बहुत बड़ा नाम था, उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया। इससे पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड में हलचल मच गई। इससे ग्लोबल फाइनेंस के आपस में जुड़े चैनल्स में एक ट्रेमेंडस इम्पैक्ट पड़ा। हर तरफ दहशत फैल गई और इसका असर दुनिया के हर कोने में महसूस किया गया। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स पर से लोगों का विश्वास पहले से ही कम होता जा रहा था और अब वो पूरी तरह से टूट गया। लाखों लोग डर और अनिश्चितता में जीने को मजबूर हो गए। इसी अनिश्चितता और निराशा के माहौल में एक आइडिया ने जन्म लिया जो अपनी सादगी और व्यापकता में रेवोल्यूशनरी था। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की नाकामी से निराश लोगों का एक समूह एक ऑल्टरनेटिव, एक नया रास्ता चाहता था। वे एक ऐसे सिस्टम की मांग कर रहे थे जो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो और उन मैनिपुलेशन से मुक्त हो जिन्होंने दुनिया को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक ऐसा सिस्टम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में विश्वास बहाल कर सके। इस क्राइसिस ने उन सिस्टम्स की कमजोरी को उजागर किया जो अनरिलायबल इंस्टीट्यूशंस पर निर्भर थे और एक मजबूत सॉल्यूशन की जरूरत को हाईलाइट किया। कुछ लोगों ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसे ट्रस्ट की बिल्कुल भी जरूरत ही ना पड़े? क्या टेक्नोलॉजी इसका सॉल्यूशन दे सकती है? यह सवाल जो ऑनलाइन फोरम्स में पूछा जा रहा था और धीमे स्वर में डिबेट किया जा रहा था, उसने एक रेडिकल सॉल्यूशन, बिटकॉइन, एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी के इमर्जेंस के लिए स्टेज सेट कर दिया। ये कोई संयोग नहीं था, दुनिया बदलाव के लिए तैयार थी। 2008 के क्राइसिस ने एक ऐसे आइडिया को फ्लरिश होने के लिए फर्टल ग्राउंड प्रदान किया जिसने एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ऑर्डर की नींव को ही चुनौती दी। एक ऐसा विचार जिसने पैसे के बारे में हमारे सोचने के तरीके को ही बदलने का वादा किया। यह बदलाव के लिए एक कॉल था, एक ऐसी सिस्टम की मांग जो लोगों को पावर वापस दे, एक ऐसी सिस्टम जो फाइनेंस के फ्यूचर को रीशेप कर सके। जैसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड 2008 के क्राइसिस से उबरने की कोशिश कर रहा था, इंटरनेट की डेप्थ से एक स्यूडोनिमस फिगर सामने आया। यह एनिग्मेटिक इंडिविजुअल, जिसे साटोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता है, ने एक व्हाइट पेपर प्रकाशित किया जिसने हिस्ट्री का कोर्स ही बदल दिया। बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम शीर्षक वाला डॉक्यूमेंट, जो 31 अक्टूबर 2008 को रिलीज किया गया था, ने पैसे के एक नए फॉर्म के विजन को प्रस्तुत किया। यह नया पैसा गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल से बाहर होगा। यह डिसेंट्रलाइज्ड होगा, सिक्योर होगा और ब्लॉकचेन नामक एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। यह व्हाइट पेपर, जो टेक्निकल होते हुए भी एक्सेसिबल स्टाइल में लिखा गया था, ने क्रिप्टोग्राफी एंथुसियास्ट्स और लिबर्टेरियन माइंडेड इंडिविजुअल्स के बीच ट्रैक्शन गेन करना शुरू कर दिया। इसने एक ऐसे सिस्टम को प्रपोज किया जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के प्रति बढ़ते डिस्ट्रस्ट के साथ रेजोनेट करता था। आज तक साटोशी की ट्रू आइडेंटिटी एक मिस्ट्री बनी हुई है। क्या साटोशी एक ब्रिलियंट माइंड था या क्रिप्टोग्राफी पायोनियर्स का एक कलेक्टिव? इस एनोनिमिटी ने बिटकॉइन के अडॉप्शन को हिंडर करने के बजाय इसके मिस्टीक को और बढ़ा दिया। इसने स्पेकुलेशन और डिबेट को फ्यूल किया और बिटकॉइन को पब्लिक कॉन्शियसनेस में और प्रोपेल किया। 3 जनवरी 2009 को जेनेसिस ब्लॉक के माइनिंग के साथ बिटकॉइन नेटवर्क जिंदा हुआ। यह पहला ब्लॉक, जिसे साटोशी ने खुद माइन किया था, फाइनेंस में एक नए युग की बिगिनिंग को मार्क करता है। यह क्रिप्टोग्राफी के फील्ड में रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के ईयर्स का कल्मिनेशन था। नए नेटवर्क पर अर्ली ट्रांजैक्शंस बहुत बेसिक थे, जो क्यूरियोसिटी और आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन के मिक्स से फ्यूल्ड थे। प्रोग्रामर्स और क्रिप्टोग्राफर्स जो साटोशी के डिजाइन की एलिगेंस से अट्रैक्टेड थे, उन्होंने डिजिटल कैश के इस नए फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। हालांकि एक ट्रांजैक्शन लेजेंडरी बन गया। 22 मई 2010 को लास्लो हानियच नाम के एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज़्ज़ास खरीदकर हिस्ट्री रच दी। यह ट्रांजैक्शन, जो देखने में ऑर्डिनरी लगता है, अब बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और यह पहली बार था जब बिटकॉइन का इस्तेमाल किसी फिजिकल गुड को खरीदने के लिए किया गया था। यह एक वाटरशेड मोमेंट था। अपनी हम्बल बिगिनिंग्स के बावजूद बिटकॉइन नेटवर्क धीरे धीरे ग्रो करता गया। हर 10 मिनट में ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स जोड़ दिए जाते थे। हर ब्लॉक ट्रांजैक्शंस का इम्यूटेबल प्रूफ जोड़ता था।
जिससे नेटवर्क की सिक्योरिटी और रेजिलियंस और स्ट्रांग होती जाती थी। एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के सीड्स बो दिए गए थे। सेक्शन 4 फ्रॉम फ्रैक्शंस टू फॉर्च्यून्स, चार्टिंग बिटकॉइन्स मीटियोरिक राइज। बिटकॉइन के प्राइस का जर्नी बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं रहा है। ये ड्रामेटिक हाइज एंड लोज से भरा हुआ है। ये पैराबोलिक सर्जेस, गट रेंचिंग क्रैशेस और रिलेटिव स्टेबिलिटी के पीरियड्स का रोलर कोस्टर राइड रहा है, जिसमें हर फेज एक यूनिक स्टोरी बताता है। फिर भी इन सब के बावजूद एक ट्रेंड कांस्टेंट रहा है, बिटकॉइन का इनेक्सोरेबल राइज, जो स्केप्टिक्स को डिफाई करता है और बिलीवर्स को थ्रिल करता है। अपनी इन्फेंसी में बिटकॉइन को 1 सेंट के फ्रैक्शंस के लिए ट्रेड किया जाता था। यह फाइनेंस की वास्ट वर्ल्ड में एक क्यूरियोसिटी मात्र था। इसकी वैल्यू काफी हद तक स्पेक्युलेटिव थी, जो अर्ली अडॉप्टर्स के एक स्मॉल बट डेडिकेटेड कम्युनिटी द्वारा ड्रिवन थी, जिन्होंने इसकी पोटेंशियल को देखा था। वे इस न्यू टेक्नोलॉजी की डिसरप्टिव पोटेंशियल में बिलीव करते थे और एक ऐसे फ्यूचर की इमेजिनेशन करते थे जहां बिटकॉइन फाइनेंशियल सिस्टम में रेवोल्यूशन ला सके। पहला मेजर प्राइस सर्ज 2011 में आया, जो बिटकॉइन के लिए एक पिवटल ईयर था। बिटकॉइन, जिसे पहले इंटरनेट के फ्रिंजेस तक ही सीमित माना जाता था, उसने मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिससे वाइड स्प्रेड क्यूरियोसिटी पैदा हुई। जैसे जैसे अधिक लोगों ने इसके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर और ट्रेडिशनल फाइनेंस को डिसरप्ट करने की पोटेंशियल के बारे में लर्न किया, डिमांड बढ़ गई, जिससे प्राइसेस ऊपर पुश हुए। एक बिटकॉइन की प्राइस $US के इक्वल पहुंच गई। यह नेसेंट क्रिप्टो करेंसी के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था, जिसने ब्रॉडर फाइनेंशियल कन्वर्सेशन में इसके एंट्री को मार्क किया। हालांकि यह मीटियोरिक राइज ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि मार्केट ने खुद को करेक्ट कर लिया। बिटकॉइन को अपने पीक वैल्यू के फ्रैक्शन तक नीचे प्लमेटिंग करते हुए जल्द ही अपना पहला मेजर क्रैश देखा, जिससे कई इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया। यह वॉलेटिलिटी, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की हॉलमार्क है, इस न्यू एसेट क्लास से एसोसिएटेड रिस्क्स का स्टार्क रिमाइंडर के रूप में सर्व किया और बिटकॉइन के जर्नी के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को हाईलाइट किया। सेक्शन 5 फ्रॉम फ्रिंज टू फाइनेंस, बिटकॉइन्स मार्च टुवर्ड लेजिटिमेसी। अपनी अर्ली वॉलेटिलिटी के बावजूद बिटकॉइन ने ट्रैक्शन गेन करना जारी रखा। इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर, इसकी रोबस्ट सिक्योरिटी और सेंसरशिप रेजिस्टेंस के साथ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से डिसइल्यूजन्ड हो चुके इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस की बढ़ती नंबर को अपील करता था। डिजिटल गोल्ड के इस नए फॉर्म की बात फैल गई। इसने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड कर दिया और करंट सिस्टम का अल्टरनेटिव चाहने वालों की इमेजिनेशन को कैप्टिवेट कर लिया। मेजर टेक कंपनीज ने बिटकॉइन को अपने पेमेंट सिस्टम्स में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। इससे क्रिप्टो करेंसी को लेजिटिमेसी का एक लेवल मिला जो पहले नहीं था। ऑनलाइन रिटेलर्स ने भी फॉलो किया, जो बिटकॉइन होल्डर्स की बढ़ती नंबर को कैपिटलाइज करने के लिए ईगर थे। गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने इनिशियली बिटकॉइन को डिसमिस कर दिया था, उन्होंने नोटिस लेना शुरू कर दिया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स स्थापित किए गए, हालांकि क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी के वैरिंग डिग्रीज के साथ। यह एक टर्निंग पॉइंट था। बिटकॉइन, जिसे कभी इलिसिट एक्टिविटीज के लिए यूज की जाने वाली फ्रिंज टेक्नोलॉजी माना जाता था, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस प्राप्त कर रहा था उन्हीं इंस्टीट्यूशन से जिन्हें डिसरप्ट करने की कोशिश बिटकॉइन कर रहा था। सेक्शन 6 वॉल स्ट्रीट टेक्स नोटिस, द राइज ऑफ बिटकॉइन ETFs। साल 2021 ने मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल वर्ल्ड में बिटकॉइन के जर्नी के लिए एक वाटरशेड मोमेंट को मार्क किया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर पहले बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF के लॉन्च ने इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन के एक नए युग का सिग्नल दिया। ETFs, जो अंडरलाइंग एसेट की प्राइस को ट्रैक करते हैं, इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन में एक्सपोजर हासिल करने का एक रेगुलेटेड और एक्सेसिबल तरीका प्रदान करते हैं, बिना क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्टली होल्ड किए। इस डेवलपमेंट ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स और एसेट मैनेजर्स के लिए फ्लड गेट्स खोल दिए, जो पहले रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के कारण क्रिप्टो मार्केट में एंटर करने से हेजिटेंट थे। बिटकॉइन ETFs के इंट्रोडक्शन का मार्केट पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। यह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से कैपिटल का इन्फ्लक्स लेकर आया, जिससे डिमांड और बढ़ गई और बिटकॉइन की प्राइस नए ऑल टाइम हाइज पर पुश हो गई। इस इन्फ्लक्स ने बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी को कम करने में भी कंट्रीब्यूट किया, जिससे यह रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक मोर अट्रैक्टिव एसेट क्लास बन गया। सेक्शन 7 द वैनिशिंग विजनरी, द एंड्यूरिंग एनिग्मा ऑफ सातोशी नाकामोटो। जैसे जैसे बिटकॉइन की क्रिएशन स्टोरी और मिथिकल होती जा रही है, वैसे वैसे इसके क्रिएटर को घेरे मिस्ट्री और डीपन होता जा रहा है, जो दुनिया भर के मिलियंस लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर रहा है।
सटोशी नाकामोटो, जो व्हाइट पेपर और जेनेसिस ब्लॉक के पीछे स्यूडोनिमस एंटिटी है, 2010 में इंटरनेट से वैनिश हो गया और अपने पीछे क्वेश्चंस और स्पेकुलेशंस का ट्रेल छोड़ गया। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी पीछे छोड़ी जो फाइनेंशियल वर्ल्ड को रीशेप कर रही है, जो डिजिटल करेंसीज से लेकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तक सब कुछ इन्फ्लुएंस कर रही है। सटोशी की ट्रू आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए अनगिनत अटेम्प्ट्स किए गए हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट्स और आर्मचेयर डिटेक्टिव्स सभी ने एनोनिमिटी के वेल को भेदने की कोशिश की है। हर किसी के पास अपनी थ्योरीज और एविडेंस हैं। हालांकि अपनी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद सटोशी की ट्रू आइडेंटिटी एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट बनी हुई है जो प्राइंग आइज से लॉक्ड है। कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि सटोशी एक सिंगल रिक्लूसिव जीनियस है, एक लोन वुल्फ जिसने सॉलिट्यूड में बिटकॉइन को क्राफ्ट किया। वे बिटकॉइन के डिजाइन की टेक्निकल ब्रिलियंस और इसके अंडरलाइंग कोड की एलिगेंस को एक सिंगुलर इंटेलेक्ट के एविडेंस के रूप में पॉइंट करते हैं, एक मास्टरमाइंड जिसने डिजिटल फाइनेंस के फ्यूचर को फोरसी किया था। दूसरों का बिलीव है कि सटोशी डेवलपर्स का एक कलेक्टिव है, विजनरीज का एक ग्रुप जो यूनिसन में वर्क कर रहा है। उनका आर्ग्यू है कि प्रोजेक्ट का शीर स्केल और कम्प्लेक्सिटी इतना कम्प्लेक्स था कि एक पर्सन के लिए अकेले अचीव करना इम्पॉसिबल होता। इसके लिए टीम एफर्ट की जरूरत होती। चाहे सटोशी नाकामोटो कोई भी हो या जो भी हो, उनकी क्रिएशन कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करना जारी रखती है और पॉसिबल चीजों की बाउंड्रीज को पुश करती है। ये डिजिटल एज में पैसे, फाइनेंस और ट्रस्ट के नेचर के बारे में हमारे सोचने के तरीके को रीशेप कर रही है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक न्यू पैराडाइम ऑफर कर रही है। उनका डिसअपीयरेंस हालांकि मिस्टीक को ऐड करता है, लेकिन बिटकॉइन के कोर ईथोस को रीइंफोर्स करता है। एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो किसी सिंगल एंटिटी, यहाँ तक कि इसके क्रिएटर से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है और डिसेंट्रलाइजेशन के ट्रू स्पिरिट को एम्बॉडी करता है।